हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब। स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। और एक लेक्चर सीरीज चल रही थी भारत में यूरोपियन के आगमन से महात्मा गांधी तक के युग की कहानी। 1857 की क्रांति रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके अंदर जो भी घटनाएं घटी है, हम बंगाल के विभाजन से लेकर प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध तक की कहानी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला लेक्चर जो था इससे पहले हमने ले लिया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज जो हम कर रहे हैं वो दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पुर्तगाली हो चुके हैं, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज, 3 पार्ट हमने पहले कर लिए हैं। आज के 2 पार्ट जो रहते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और साथ में बंगाल का विभाजन, बंगाल के अंदर कंपनी की कैसे स्थापना हुई उसको भी करेंगे। ठीक है, माई सेल्फ आशुतोष टेलर, ये आपका चैनल है स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है और आपको और कोई लेक्चर सीरीज चाहिए तो आप वहाँ पर डिस्कस कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, हम उससे ज़रूर आपकी रिक्वायरमेंट पर उससे पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो कल हमने यहाँ पर जो लास्ट छोड़ा था वो चार्ल्स आयर जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर हमने लास्ट पॉइंट यहाँ पर छोड़ा था। तो मैंने ये पहले से लिख दिया, एक्चुअल में टाइम को थोड़ा सा कम स्पेंड करने के लिए मैंने ये चीज़ें पहले लिख दी है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर आपको रिटर्न ऑन में लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले कोलकाता की राजधानी बनी थी 1774 से 1911 तक। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी। हमने ये भी बता दिया था कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, कलकत्ता की स्थापना जॉब चारकॉन ने की थी। ये चीज़ हमने कल आपको बता दी थी। ठीक है, आज मुंबई, इसी से रिलेटेड एक है कि मुंबई की स्थापना किसने की थी। तो मुंबई की स्थापना गोराल्ड आलगियर जो थे, गोराल्ड आइगियर थे, उन्होंने की थी। और 7 द्वीपों को मिलाकर इसकी स्थापना की थी। मतलब ये छोटे छोटे टापू थे, छोटे छोटे द्वीप थे, उन सभी को मिलाकर क्या किया था कि मुंबई की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना, जैसे कलकत्ता की स्थापना की वैसे ही मुंबई की स्थापना की गई। तो हमने कल जो पढ़ा था पुर्तगाली पढ़ा था, ठीक है ना, फ्रेंच, डच पढ़ा था और अंग्रेज पढ़े थे। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट में लिखने के लिए मैंने यहाँ पर नोट लगा के डाले हैं, बिकॉज पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में और अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। इसको हमने ईयर वाइज अरेंज किया है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, डच आए थे 1602 ईस्वी में और डेनिश आए थे 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। ये आपको पूरा याद रखना है क्योंकि इनमें ईयर कभी भी पूछ सकता है। ठीक है ना, डेनिश जो आए थे, डेनिश या डैन जो कहे गए थे, ठीक है ना, वो डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क के रहने वाले थे डेनिश। ठीक है ना, डेनिश डेनमार्क के रहने वाले थे। और सबसे पहली घटना जो हुई थी वो 1616 ईस्वी में हुई थी, वो भारत में आए थे। ठीक है ना, ये आपने पॉइंट बता दिया। पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, टेकोबार में उन्होंने सबसे पहले अपना क्या किया, व्यापारिक कोठी बनाई। ठीक है ना, 1620 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले अपनी क्या बनाई थी, व्यापारिक कोठी बनाई थी। आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि 1620 ईस्वी में आपको क्या करना है कि व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है ना, 1676 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, 1676 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि सेरामपुर जो बंगाल है उसके अंदर सबसे पहले आए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डेनिश सबसे पहले कहाँ आए थे बंगाल के अंदर, तो सेरामपुर में आए थे। और कब आए थे, 1676 ईस्वी में आए थे। ठीक है ना, 1676 ईस्वी में, ये IMP है, थोड़ा सा IMP लिख दिया गया है। 1676 ईस्वी में सोरामपुर जो है बंगाल का, वहां पर सबसे पहले आए थे। ठीक है, 1845 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच दी और वापस डेनमार्क चले गए। ठीक है ना, यहाँ तक डेनिश का हमने पढ़ा। तो डेनिश का पढ़ लिया। डेनिश के बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी के जो एक लुई, वहाँ के जो शासक थे लुईस 14 का एक मंत्री था कॉलबर्ट जो था, उसने क्या किया था, एक थोड़ा सा IMP है ये, कि उन्होंने क्या किया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कहाँ? भारत में। ठीक है ना, तो भारत में उन्होंने क्या किया, 1664 ईस्वी के अंदर सबसे पहले क्या किया था, एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। और किसने की थी?
कॉलबर्ट ने किया था। और कौन था? लुई 14 का मंत्री था, ठीक है ना, उन्होंने की थी, ठीक है। 1668 ईस्वी में फैक्रोइम कोरो जो थे वो वहां पर सबसे पहली सूरत के अंदर उन्होंने क्या करा, सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनाई। तो व्यापारिक कोठी बनाने वाले का ईयर क्या था? 1668 ईस्वी में। तो किसने बनाई थी? फैक्रोइम कैरो जो थे, फैक्रोइन कैरो जो थे, उन्होंने क्या किया था? सूरत के अंदर प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई थी। आगे देखते हैं। बंगाल में कंपनी की स्थापना कैसे हुई? यहाँ से अब नया चैप्टर का अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि वहां तक हमने तीनों पढ़ लिए थे, पुर्तगाली पढ़ लिए, अंग्रेज पढ़ लिए, डेनिश पढ़ लिए। डेनिश का उतना ही था, और जो फ्रांसीसी थे उनके बारे में भी उतनी ही नॉलेज आप अगर रखेंगे तो बहुत इनफ है मेरे हिसाब से। फिर आप बुक्स के अंदर जाके और स्टडी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नॉलेज भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं कि बंगाल के अंदर कंपनी की स्थापना। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि अंग्रेजों को अधिकार करना था। आपने जितने भी अभी पीछे के सारे पॉइंट्स देखे थे कि जो अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए, जो भी आए, सबने क्या किया था? अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की, या फिर उन्होंने भारत में व्यापार करने ही आए थे वो लोग, और भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने देशों में इम्पोर्ट करने के लिए या फिर अपना आयात करने के लिए ऐसा सब किया था, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि यहाँ से जितना हो सके हम यहाँ से लेकर जाएं, इसीलिए उन्होंने क्या किया? व्यापार के मकसद से आए और व्यापार किया, ठीक है ना। अंग्रेजों को ये चीज़ समझ में आ गई, तो अंग्रेजों ने शासन करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि बंगाल सबसे अच्छा एरिया था, ठीक है ना, तो व्यापार के लिए तो उसी को टारगेट किया, ठीक है। दूसरे एरिया में नहीं गए इतने अंग्रेज जितने बंगाल के अंदर रहे। तो उनकी कहानी को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। 1615 ईस्वी में शाह शुजा नाम के एक शासक थे। शाह शुजा नाम के एक शासक ने अंग्रेजों को पहली बंगाल में कोठी बनाने की अनुमति दे दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली में पहली अपनी कोठी शाह शुजा की अनुमति से बनाई, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी कोठी बना ली शाह शुजा की अनुमति से 1615 ईस्वी में। और इसी के बाद में अगला पॉइंट IMP है, बिकॉज यहाँ से अब हम क्या करना है कि बंगाल के जो पद जो बनते जा रहे हैं, जो नवाब बन रहा है, जो शासक बन रहा है, जो जिसके अंडर आ रहा है, जो भी फॉर्मेट हुए हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी के साथ में बंगाल के नवाब को भी डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं इसकी पूरी सीरीज है, उस सीरीज को लेकर आऊँगा, पर अभी मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरह से अरेंज करके अभी समझें। मैं इसकी सीरीज जो लेकर आऊँगा उसके अंदर सारे गवर्नर और बंगाल के अंदर जितना भी प्रोसेस होगा, जितने भी नवाब बनेंगे, वो सारा मैं उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हम शॉर्टली देखते हैं कि स्थापना कैसे हुई कंपनी की। उसके बाद में हम सीधा 1857 की क्रांति को जैसे आगाज होगा, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और उसके दरमियान जो भी कुछ घटना घटेगी वो सारी हम अगले आने वाले कुछ मिनटों में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन बंगाल का देखते हैं। तो मैंने ये पहले इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं और समय कम बचे, समय खराब ना हो, समय बच सके, जिसके आगे हम उसको लिख के अगर साथ में करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 1700 ईस्वी के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था? 1700 ईस्वी के अंदर मुर्शिद कुली खां के नाम के शासक को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो बंगाल के नवाब वो रहे 1700 ईस्वी से 1723 ईस्वी तक, ठीक है ना। बंगाल के क्या बनाए गए? उनको नवाब बनाया गया। ये IMP पॉइंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि बंगाल का नवाब सबसे पहले कौन बना। तो बंगाल का सबसे पहला नवाब मुर्शिद अली खां बना 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। पहले पॉइंट के बाद में अब आते हैं 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको 1733 ईस्वी, जो इससे पहले 1733 ईस्वी है, ईसा है, उसके अंदर भी जाना है। और 1733 के बाद में 1756 है, एक सेकेंड, हाँ 56 ईस्वी है, वहाँ पर भी आपको। तो ये IMP रहेगा कि इसके दरमियान क्या होता है। 1740 ईस्वी और 1756 ईस्वी और 1700 ईस्वी के अंदर क्या होगा, ये आपको, ये पॉइंट है बहुत ही IMP, ठीक है ना। अली वर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट था। पहले क्या बनाया था? बंगाल का दीवान। पहला पॉइंट जो था वो बंगाल का दीवान का था, ठीक है। अब जो बनाया जा रहा है वो बंगाल का क्या बनाया जा रहा है? बंगाल का नवाब। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1740 ईस्वी में क्या बनाया गया पद? बंगाल का दीवान के पद को हटाकर बंगाल का नवाब का पद बनाया गया, ठीक है ना, नवाब। अब यहाँ पर 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब का पद बनाया गया, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं कि बंगाल का नवाब,
बंगाल के नवाब कब कब बनाए गए? तो मुर्शिद अली खां जो थे 1733 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद अली खां को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। और शाह शुजा, इसके बाद में 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक शाह शुजाउद्दीन को बनाया गया, ठीक है ना। शुजाउद्दीन को 1739 तक बनाया गया। और तीसरे पे आते हैं 1739 से 1740 तक सरफराज खान, इनको बंगाल का नवाब बनाया गया। और 1740 से 1756 ईस्वी में किसको बनाया गया? अली वर्दी खां को बनाया गया, ठीक है ना। यहाँ तक का पॉइंट आपको अली वर्दी खां तक मैंने दोनों तरफ से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत बना दिया, ठीक है ना। तीनों को मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बहुत आईएमपी है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर क्या बनाया गया? तो बंगाल प्रांत बनाया। कब बनाया गया? 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में क्या बनाया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत बनाया गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीजें और भी हुई थी कि उस समय 1733, इधर देखेंगे 1733 के समय अलीवर्दी खान ने फ्रांस व अंग्रेजों को अनुमति नहीं दी किलेबंदी के लिए। किलेबंदी करते हैं ना, जहां पर सुरक्षा के लिए अगर उनके अपने आदमी को खड़ा किया जाता है, तो अंग्रेजों ने और फ्रांस ने बोला कि हम अपने आदमी आपकी सुरक्षा के लिए खड़े कर देते हैं। पर अलीवर्दी खान ने ऐसा मना कर दिया कि हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है और किलेबंदी नहीं करनी है, ताकि चारों ओर किलेबंदी ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और घटना हुई, वो घटना हुई कि मराठाओं के आक्रमण से उड़ीसा का एक हिस्सा था, उड़ीसा के हिस्सा में बहुत ज्यादा मराठाओं का आक्रमण होता था और मराठा क्या करते थे? वहां लूटपाट करते थे। तो इस वजह से परेशान होकर यहाँ पर बंगाल के नवाब ने क्या किया कि उस हिस्से को अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों को इसलिए दिया क्योंकि वो अंग्रेज वहां की रक्षा कर सके, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या था? आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, ठीक है ना, और कारतूस थे। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि बंगाल के नवाब ने ऐसा कर दिया कि आपकी क्या कीजिए, वहां की आप कीजिए रक्षा, ठीक है ना। उस हिस्से को उनको गिफ्ट एक तरह से दे दिया। तो किसके प्रॉब्लम से किया था? मराठाओं के। यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम चालू होती है 1857 की क्रांति की। कह सकते हैं कि हमारा पतन यहाँ से चालू होता है कि हमने सबसे पहले अपना ही अधिकार उन्हें दे दिया, ठीक है ना। यहाँ से उनको समझ में आने लग गई कहानी कि हमें इनके ऊपर अधिकार कैसे करना है। और यहाँ से एक मील का पत्थर कह सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति में हम 200 साल की गुलामी के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। अगला देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि 1756 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया, ठीक है ना। और सिराजुद्दौला को जब बंगाल का नवाब बनाया गया, तो इधर हम लिस्ट में, ग्रीन वाली लिस्ट में भी देखते हैं कि अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो है वो 1756 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे, ठीक है ना। कौन रहे थे? सिराजुद्दौला जो थे, उन्होंने क्या किया कि किलेबंदी ना हटाने के कारण फोर्ट अब्बास को अपने कब्जे में ले लिया। जब अंग्रेजों ने किलेबंदी कर ली, तो अब उन्होंने कहा कि आप हटाइए। तो अंग्रेजों ने जब ये किलेबंदी नहीं हटाई, अंग्रेजों ने क्या किया? किलेबंदी नहीं हटाई, तो उन्होंने फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। फोर्ट विलियम वहां का महल था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तो उसको अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों को हरा दिया। तो अंग्रेज हारने के बाद फुल्टा द्वीप जो है वहां से थोड़ा सा पास ही पड़ता है, अंग्रेजों को कहाँ भेज दिया? फुल्टा द्वीप पर अंग्रेजों ने जाके शरण ली, ठीक है ना। फुल्टा द्वीप पर अंग्रेजों ने जाकर वहां पर शरण ली, ठीक है। ये चीज आपको नॉलेज रखनी। किसने ली? अंग्रेजों ने ली। किसने भगाया? सिराजुद्दौला ने भगाया, ठीक है। अब यहाँ पर बंगाल के नवाब को हम देखते हैं एक बार। सिराजुद्दौला के बाद कौन कौन आते हैं? तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आता है। 1760 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही लोग हमें धोखा देकर वहां पर शासक बनने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। उनमें एक नाम मीर जाफर का भी था। मीर जाफर, मीर कासिम और मीर जाफर, इनकी जो आगे स्टोरी आएगी उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनके द्वारा क्या किया गया था, ठीक है ना। मीर जाफर जो थे वो नवाब बने थे 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक, और मीर कासिम जो बने थे 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक, और मीर जाफर पुनः बनते हैं 1765 ईस्वी से 1766 ईस्वी पर। और निजामुद्दौला जो बने थे 1765 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक बंगाल के नवाब बनाए गए। और उसी के साथ सफादुल्लाह हैं, उनको 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बनाया गया। और
इसमें क्या होता है कि ये इसलिए एक साथ इतने लिखे हुए हैं क्योंकि उनके बाद में इन्होंने डिवाइडेशन भी कर दिया था कि बंगाल बिहार को, तो उसके लिए ऐसा अलग अलग से बताया गया है। और मुबारक उद दौला जो है वो 1770 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। यहाँ तक का आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहले लिख के मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि कम समय में आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उस टाइम को कम करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया ये सारा और आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बताइए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के भी कंटिन्यू साथ का साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था, पर बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? सिराजुद्दौला थे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर इतना भी ध्यान नहीं रहता है तो आपको मैं डेट बताता हूँ। 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी में। यहाँ पर आपको ये डेट भी थोड़ा ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जिससे हमें अपनी 200 साल की गुलामी तय होनी थी, ठीक है ना। वहाँ पर जिन्होंने ये अगेंस्ट जो भी वर्क किया भारतीयों के, उनको ये नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही बुरा होगा और अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेज चाहते ही यही थे कि हम अपना आदमी डिप्लॉय करें जिससे क्या हो, वो हमारे अंडर वर्क करें और जैसा हम कहें वैसा करें और डर के मारे करें, ठीक है ना। शासन हम करेंगे पर करवाएंगे आपसे और टैक्स वसूल करेंगे। आगे कई नीतियां थी उनकी जो बहुत ही आने वाले समय में पता लगेगी। पर यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो होता है वो बंगाल के नवाब के साथ होता है। बंगाल के नवाब कौन थे? जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ था। और उधर अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? तो अंग्रेजों की तरफ से आए थे रॉबर्ट अंग्रेजों की तरफ से आए थे रॉबर्ट क्लाइन। बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही खराब कह सकते हैं, बहुत ही क्रूर व्यक्ति कह सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइन थे, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइन और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ठीक है। और सिराजुद्दौला के जो साथ थे वो थे दो उनके सेनापति थे, ठीक है ना, रायदुल्ला और मीर जाफर। इन दोनों ने क्या किया कि सिराजुद्दौला को युद्ध में उतार दिया और अंग्रेजों ने इनको क्या दी? घूस दी। वही पहले वाली बातें हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को नाम लिख देता हूँ, राय दुर्लभ व मीर कासिम, मीर जाफर, सॉरी कासिम उसमें आएगा, दूसरे युद्ध में कासिम आएंगे, पहले युद्ध में जाफर आए हैं। तो जाफर 2 बार होंगे, नवाब बनेंगे, पर मीर कासिम 1 बार बनेंगे। इसके चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्या थे? यहाँ के सेनापति थे युद्ध के लिए। तो इन्होंने क्या किया? मीर कासिम और मीर जाफर का धोखा, ठीक है ना, ने धोखा दिया। धोखा देने पे क्या होता है? हार होती है। तो किसकी हार हो गई? सिराजुद्दौला की हार हो गई, ठीक है। बंगाल के नवाब की क्या हो जाती है? यहाँ पर हार हो जाती है और अंग्रेजों की क्या होती है? यहाँ पर विजय होती है, ठीक है ना। इसी के बाद अगला युद्ध जो होता है वो बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। आइए देखते हैं बक्सर के युद्ध में क्या होता है। तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो होता है वो बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में होता है, अब आपको ये चीज़ भी ध्यान रहनी बहुत ज़रूरी है। तो बक्सर का युद्ध जो होता है वो शाह आलम द्वितीय, जो हमारे अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम, तीनों को मिलकर उन्होंने युद्ध किया, अपनी सेना बनाई। और इनका नेतृत्व जो इन्होंने किया था वो गुरगिन खां, इनका सेनापति था तीनों का। गुरगिन खां ने इनका नेतृत्व किया युद्ध का। और इन तीनों ने क्या की? अपनी अपनी सेनाएं भेजी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहला युद्ध जो हार चुके थे, पहला जो युद्ध सिराजुद्दौला जी ने हारा था, तो उसी को देखते हुए ये चाहते थे कि अंग्रेजों को पुनः हराया जाए, हम तीनों के द्वारा इकट्ठा होकर हराया जाए। पर यहाँ पर भी वही रणनीति होती है। और बंगाल में जिस तरह बंगाल जो था, बंगाल बहुत ही पावरफुल था, तो इसीलिए इन तीनों ने ही मिलकर वहाँ पर अपनी अपनी सेनाएं भेजी। तो कौन कौन थे तीनों? तो तीनों थे, पहले थे ठीक है ना, पहले थे शाह आलम द्वितीय,
शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी। और फिर दिए थे अवध के नवाब, अवध के नवाब बहुत ही हमारे वीर बहादुर सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला ने अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, पहले थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, माफ़ी चाहूँगा बोलने में थोड़ा सा गलती हो रही है, और मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम वहाँ पर जिक्र हुआ था आपका, ये भी धोखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने एक्चुअल में, तो आप लोगों को कंफर्म है कि यही देंगे धोखा। तो इनका सेनापति जो था वो सेनापति, इन तीनों का सेनापति जो था वो था गुरगिन खां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इन तीनों का बक्सर के युद्ध में तीनों का सेनापति कौन था, तो कह सकते हैं गुरगिन खां। और उधर अंग्रेज की तरफ थे हेक्टर मुनरो जो थे, उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा। ठीक है, बंगाल की तरफ से इन्होंने लड़ा, तीनों ने मिक्स किया, और इधर अंग्रेजों ने लड़ा। ठीक है, हॉकिन मंगरो जो थे वो अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी सेना के लीडर थे। ठीक है ना, क्या हुआ यहाँ पर भी इन्होंने दगा कर दी मीर कासिम ने, और इनकी क्या होती है, हार हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, और सेना वापस चली जाती है। इसमें काफ़ी कुछ रणनीतियाँ रहती है कि युद्ध, कम से कम यह कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेज हार भी सकते थे यहाँ अंत तक, और मीर कासिम ने यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया अपना, तो प्रॉब्लम की वजह से ये युद्ध हार गए। बाकी ये युद्ध जीता हुआ था तीनों सेनाओं की तरफ से मिलकर। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाई, साजिश की, और जीत उनकी हुई अंग्रेजों की, और इन तीनों को क्या कर दिया गया, इन तीनों की हार हो गई। ठीक है, ये अपने अपने एरिया में चले गए वापस। इसके बाद में एक संधि और होती है, वो संधि होती है इलाहाबाद की संधि, 2 चरणों में होती है। इनकी हार के बाद में इलाहाबाद की संधि की जाती है कि हमें अब आप हमसे जीत तो गए हैं, पर आप अब क्या कर सकते हैं, आप हमें क्या करें, हमारा राजपाट दे दें ताकि हमारा एरिया तो चले, हम आपके अधीन ही वर्क करेंगे, ऐसा कह के होती है। क्या होती है संधि, देखते हैं आगे। चलिए, इलाहाबाद की संधि का जो पहला चरण होता है वो होता है, डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी के अंदर पहली संधि होती है। ठीक है, पहली संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में होती है, शाह आलम द्वितीय। पहली संधि, आपको संधि ध्यान रखनी है इसके अंदर, पहली संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में। और दूसरी जो संधि होती है वो संधि होती है, ये भी सेम ही है पर 4 दिन बाद हुई थी, तो ये हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। ठीक है ना, ये भी रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला, सॉरी माफ चाहूँगा, शाह आलम द्वितीय हो चुका है, सुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के, तो इन दोनों की हार के बाद में इन्होंने अपनी संधि इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि इन दोनों के बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव वहाँ थे अंग्रेजों की तरफ से, और जिन्होंने युद्ध किया था वो वहाँ पर गए थे। ठीक है ना, उसके बाद में आगे की कहानी 1857 की क्रांति से हम आगे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि पहले कंपनी आई थी। ठीक है ना, आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट में ही आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज होगा तो नहीं तो यहीं तक रखेंगे, आगे का कल करेंगे, कोई इशू नहीं है, पर आपको यहाँ तक का प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। ठीक है, मैं ईयर वाइज चलूँगा, आपको सब चीज़ समझ में आती जाएगी। पहला जो था 1698 ईस्वी के अंदर सबसे पहले आए थे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, उसके बाद में कौन आया था, तो उसके बाद में आया था 1600 ईस्वी में आया था, 1498 ईस्वी में आए थे पुर्तगाली। ठीक है ना, बोलने में अगर मिस्टेक हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। 1498 ईस्वी में आए थे पुर्तगाली, 1600 ईस्वी में आए थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज, और उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आए थे डच आए थे 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में कौन आए थे, डच आए थे। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आए थे डेनमार्क के रहने वाले डेनिश जो आए थे वो आए थे 1616 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद में कौन आया था, तो उसके बाद में लास्ट में आए थे फ्रांसी।
फ्रांसीसी जो आए थे वो 1664 ईस्वी में आए थे। यहाँ तक का आपको ध्यान रखना है। अलग अलग एरिया में आए थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक साथ दिखा रहे हैं, नहीं, अलग अलग एरिया में आए थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो फ्रांसीसी आए थे, सबने अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली थी, सब आए थे, ठीक है ना, यहाँ तक का पता लगा था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था बंगाल का गवर्नर, जो भी बंगाल की कंपनी ने शासन कैसे किया, तो वहां से अपन आते हैं बंगाल में कंपनी का शासन। बंगाल में कंपनी का शासन, कंपनी का शासन यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। बंगाल में कंपनी का जो शासन आया था उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा 1616 ईस्वी में हुगली नदी पर अंग्रेजों ने क्या बना दी, अपनी कोठी बना दी शाह शुजा की अनुमति से। और 1700 ईस्वी में बंगाल का नवाब का दीवान बना दिया गया, दीवान, बंगाल का दीवान बनाया गया। किसको, मुर्शिद अली खां को, मुर्शिद अली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया। और बंगाल के दीवान के बाद में 1740 ईस्वी में क्या हुआ, अली वर्दी खां को क्या बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है ना। बंगाल के दीवान को हटाकर बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनाने के बाद में 1733 ईस्वी में क्या होता है, बिहार उड़ीसा और बंगाल का एकीकरण हो जाता है और बंगाल प्रांत बना दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि 1765 ईस्वी के अंदर बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला को बनाया जाता है। और सिराजुद्दौला क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों को निकाल के बाहर फेंकते हैं, हरा देते हैं और फोर्ट विलियम को अपने अंडर ले लेते हैं। फिर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है जो यहाँ पर ये IMP है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब होता है, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1765, सॉरी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइन के बीच में होता है, क्लाइन, ठीक है ना, यहाँ तक का ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किन के मध्य होता है, बक्सर का युद्ध होता है, वो होता है, वो भी देखो ईयर थोड़ा सा चेंज है, 23 डेट सेम है, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। 1700 बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना का सेनापति बनता है गुरगिन खां सेनापति बनता है। और उधर से अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मनरो जो है अपनी सेना लेकर आता है, दोनों का युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान क्या होता है, मीर कासिम क्या है, धोखा दे देता है और सेना लगभग जीता हुआ युद्ध हार जाती है और अपने अपने एरिया में चले जाते हैं। और अंग्रेज क्या कर लेते हैं, शासन के लिए नींव डाल चुके हैं अंग्रेज। फिर एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होती है। इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होती है। कब होती है कि 12 अगस्त को होती है, एक तो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। कौन कौन करता है, जिन्होंने बक्सर का युद्ध किया। बक्सर का युद्ध किसने किया, शाह आलम द्वितीय ने किया और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किया। तो इन दोनों की संधि जो होती है अलग अलग दिन होती है। तो 12 को होती है शाह आलम द्वितीय की और 16 को होती है अवध के नवाब सुजाउद्दौला की, ठीक है ना। और मीर कासिम को तो क्या होता है, वहां से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भी राय होगी, मैं आपकी सुनूंगा और आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके आगे की प्रोवाइड की जाएगी। लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 फैल रहा है, अपनी सुरक्षा करें और लोगों को भी सतर्क रखें इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड।